और नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 के उद्घाटन समारोह में संबोधन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पर्याप्त रुचि रहती है, लेकिन कृषि उत्पाद एक पक्ष है, लेकिन उस उत्पाद का प्रसंस्करण हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, उपभोक्ता तक पहुंचे, यह एक दूसरा पक्ष है। और इस पक्ष में नियामकता ऐसी हो जिससे कि उपयोग करने वाले मानव को किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव का शिकार न होना पड़े। इस दृष्टि से हमारे भारत में मानक प्राधिकरण के रूप में FSSAI बहुत अच्छे से काम कर रही है और वैश्विक मंच पर भी FSSAI की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय है। आज भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और नियमन के क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक स्तर के अनेक संगठनों को यहां पर आमंत्रित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब भी नियमन के बारे में विचार करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसान उसके केंद्र में हो, क्योंकि उत्पादनकर्ता किसान है और अगर उत्पादनकर्ता को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी रुचि कहीं ना कहीं अरुचि में बदलेगी और इसलिए उपभोक्ता को भी खाद्य पदार्थ सस्ते दाम पर मिले, यह भी हमारी चिंता रहे। लेकिन जो भोज्य पदार्थ है उनका क्वालिटी भी अच्छी हो, गुणवत्ता भी अच्छी हो और किसान को अपने उत्पादन का पर्याप्त मूल्य मिले, यह हम नियम बनाते समय ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका काफी लाभ कृषि के क्षेत्र को और किसान तक पहुंचेगा और उसका फायदा हमें खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मिलेट्स की दृष्टि से भी सभी लोगों ने अपनी बात कही है। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर 2023 मिलेट वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। भारत में भी उसकी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं और दुनिया में भी वे गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से किसान की दृष्टि से भी बड़ा फायदेमंद उत्पाद है और किसान की इसमें लागत भी कम आती है। पशुओं के चारे की भी उपलब्धता मिलेट्स के उत्पादन में होती है। यह सस्ता अनाज है, कम जल की आवश्यकता इसमें होती है और निश्चित रूप से मनुष्य के लिए पोषकता का जो अभाव आजकल हम खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का देखते हैं, उसकी पूरकता भी मिलेट्स के उपयोग से हो जाएगी। इस दृष्टि से पूरी दुनिया में मिलेट्स की इस समय धूम है। भारत में भी हम लोगों ने G20 के जितने कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सभी कार्यक्रमों में जितने मेहमान आ रहे हैं सबको मिलेट्स की दृष्टि से एग्जीबिशन भी दिखाएं, उससे बने उत्पाद भी दिखाएं, कृषि के क्षेत्र को भी दिखाएं और उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इस दृष्टि से भी हम सब लोगों ने पर्याप्त इंतजामात किए हैं और हर मीटिंग में
मिलेट्स को भोजन में परोसा भी गया है। महर्षि परियोजना निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत उस पर काम कर रहा है। G20 ने उसको रिकमेंड किया है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यह जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि बाकी सारे जितने खाद्य पदार्थ हैं उनके नियमन की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और आगे बढ़े हैं। मिलावट को रोकने की दृष्टि से भी FSI ने कई नवाचार किए हैं जो उल्लेखनीय हैं। लेकिन अब भी ये नया विषय सारी दुनिया के सामने है। FSI ने तो लगभग 15 प्रकार के अन्न के लिए 8 प्रकार की योजना बनाई है जिससे कि वो नियमन किया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर भी मिलेट्स का नियामक हो सके, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जितना अधिक इस्तेमाल हम करेंगे तो उसका लाभ हम सब लोगों को होगा। मैं समझता हूं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उसमें होने वाली मिलावट को रोकने की दृष्टि से और दूसरे देशों की जो प्रैक्टिस अच्छी हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए यह मंच बहुत ही उपयुक्त मंच है और FFCI इसकी अगुवाई कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी अगुवाई कर रहा है। 2 दिनी इस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूं विचार विमर्श के दौरान जो निष्कर्ष आएंगे वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे नई दिल्ली में जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 है, इसका आयोजन किया गया, जहां पर आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान जो उत्पाद बनाते हैं उनकी उचित कीमत उन्हें मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मिलावट को रोकने के लिए कई नवाचार किए गए हैं और इस खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का मकसद ही ये है कि कैसे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इस सम्मेलन में अन्य देशों के जो खाद्य नियामक हैं वो भी शामिल हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स जो होंगे वो लगातार हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन न्यूज़ 10 में वक्त हो चला है सुर्खियों का। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। मौजूदा सत्र में पेश किए जाएंगे 31 विधेयक। सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से किया सहयोग का आग्रह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से मरे 5 लोग, अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिंदे से फोन पर ली हालात की जानकारी। एनडीआरएफ की 4 टीम राहत कार्य में जुटी। अहमदाबाद में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर हादसे को देख रहे लोगों को तेज रफ्तार लग्जरी कार ने रौंदा। गुजरात सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली में आज से 2 दिन का ग्लोबल फूड रेगुलेटर सम्मेलन। भारत में पहली बार आयोजित सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर होगी चर्चा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। भारत के साथ पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं अमेरिका के संबंध। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी के यूएस दौरे को बताया सफल। कहा अब भी मजबूत है I2U2 का भविष्य। न्यूजीलैंड में महिला फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन मैच से पहले ऑकलैंड में गोलीबारी, हमलावर समेत 3 की मौत, 6 घायल। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में। सीरीज को 2-0 से जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली आज खेलेंगे अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से आग्रह किया कि वो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए अपना सहयोग करें। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र जो है वो आज प्रारंभ हो रहा है। लोकसभा में सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि देशहित और जनहित के विषयों पर सदन में सार्थक संवाद हो। चर्चा के जरिए आमजन की कठिनाइयों का समाधान कर हम देश को प्रगति पथ पर गतिमान करें। जनमानस की भी हमसे यही अपेक्षा है। 11 अगस्त तक चलने वाले 23 दिन के मानसून सत्र में 17 बैठकें होंगी। मानसून सत्र में सरकार की ओर से 31 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और उन्हें पारित कराने की कोशिश होगी। इन विधेयकों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश भी शामिल है। इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 सहित कई अन्य विधेयकों को भी शामिल किया गया। मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं और एक और जहां सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में होगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने रेल, सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग के संकेत दिए। हालांकि कल हुई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के मामले में पुलिस का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये घटना 4 मई की है। इस मामले में पुलिस ने गैंग रेप, अपहरण सहित अन्य धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ थौबल जिला के नोंगपोक सकमई पुलिस थाना में केस दर्ज किया, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और इस मुद्दे पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से फोन पर बात की और घटना की निंदा की है। उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा, मणिपुर से आए 2 महिलाओं पर यौन हिंसा के वीडियो जो है वो भयावह, निंदनीय और अमानवीय हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खबर महाराष्ट्र में, जहां के रायगढ़ जिले में खालूपुर कस्बे के निकट जो भारी बारिश है उसके कारण एक आदिवासी गांव पर पहाड़ी धसकने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। गांव का नाम इरसालवाड़ी है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर हैं। इस भूस्खलन में आदिवासी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर करीब 30 से अधिक परिवार फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुट गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत और दादा भुसे भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। रायगढ़ पुलिस ने कंट्रोल रूम में स्थापित किया है और अब तक 75 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन के 100 से अधिक अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। रायगढ़ पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ, स्थानीय लोग और कुछ और गैर सरकारी संगठन भी मदद कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से भूस्खलन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से भूस्खलन के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की है। एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव कार्यों में जुटी हैं। लोगों को वहां से निकालना और घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। और इसी बड़ी खबर पर योगेश शीतल हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, केंद्रीय गृह मंत्री की भी बात हुई है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। अभी क्या ताज़ा अपडेट है रायगढ़ में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे लेकर? देखिए आंचल, इस बार जो है 5 मौत की जो पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा ताजा अपडेट ये है कि सीएम ने 5 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है उसकी घोषणा की है। अभी सीएम यहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया। जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात की गई है। सभी से उन्होंने बात की है और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। जो भी कोशिश है वो करनी होगी यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अभी भी ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 100 के करीब लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर मलबे में फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ का ऑलरेडी चल रहा है। टेक्निकल सर्विलेंस की जो है वो भी मदद यहाँ पे ली जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा। चूंकि यहाँ पे बारिश अभी भी हो रही है, मैं आपको बता दूं कि कल जो है
कल पूरे अगर आप देख लें मुंबई उसके सटे इलाकों में तो 163 मिलीमीटर बारिश जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई थी। ओवरऑल रायगढ़ में अगर आप बात कर ले इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पे हुई थी। तो एक तो हिल एरिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह रहती है लैंडस्लाइड की यहाँ पे घटनाएं होती है। तो उसी को लेकर तैयारियां पहले से थी। एनडीआरएफ ऑलरेडी डिप्लॉय स्टेशन किया जा चुका है इन जगहों पर। कल ही एनडीआरएफ की तरफ से कहा गया था कि किस तरीके से 12 टीमें जो है वो अलग अलग जगहों पर तैनात है, जिसमें पालघर भी शामिल है। जहां तक अब अभी मौसम की बात करें तो अभी भी यहाँ रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है। इसकी वजह से जो राहत और बचाव कार्य चलिए आप नजर बनाए रखिएगा योगेश, इस पूरे मसले पर हम आपसे लगातार जो है अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन आइए आपको सीधे ले चलते एक बार फिर ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो कि दिल्ली में हो रही है, जहां पर इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री संबोधन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। हम 2 दिन के लिए फूड सेफ्टी पर डिस्कशन और डेलिब्रेशन करेंगे। मैं मानता हूं कि फूड रेगुलेटर इस सब्जेक्ट छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देश में हेल्थ के लिए बहुत बात होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डिस्कशन होता है, प्रति वर्ष 7 दिन का सेशन लगता है और हेल्थ के बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितना महत्व वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है उससे कम महत्व फूड सेफ्टी का नहीं हो सकता है। फूड और हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आप क्वालिटी फूड लेंगे, न्यूट्रिएंट फूड लेंगे, बैलेंस न्यूट्रिएंट लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इट इज वन टाइप ऑफ प्रिवेंटिव केयर। मैं मानता हूं कि बीमार नहीं होने के लिए फूड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। आप समझ सकते हो इस विषय की गहराई इतनी है, फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्होंने अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या रिसर्च कर रही है, क्या सोच रही है, क्या फूड प्रोडक्ट हो रही है, उसमें क्या कंटामिनेशन हम पा रहे हैं, कोई सॉइल में जो फूड पैदा होता है, एक फूड ग्रेन एक सॉइल में एक टाइप का न्यूट्रिएंट वाला होगा, लेकिन यही प्रोडक्ट, यही एग्रीकल्चर क्रॉप और दूसरे सेक्टर में जाओ, दूसरे प्लेस पर जाओ तो वहां उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बदल जाएगा। उसके आधार पर हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल वाइज, कंट्री वाइज, रीजन वाइज आपकी सॉइल की हेल्थ भी उसके ऊपर इफेक्ट करती है। और जब हम न्यूट्रिएंट फूड की बात करें, क्वालिटी फूड की बात करें, बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात करें, तब हमें सारी इकोसिस्टम को समझनी पड़ेगी। हम एक स्टैंडर्ड आज हर रीजन वाइज, हर कंट्री वाइज उनकी सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, एक देश में भी एक ही कंटेंट होता है ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जहां पैदा होती है उसका जो डीएनए है उसको भी वन पार्ट ऑफ दिस स्टडी, हमें स्टडी का पार्ट बनाना चाहिए कि वो कौन सा फूड
उसका डीएनए, उसका माता पिता का फूड क्या था, उसका जो वो जहां पैदा हुए हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की क्लाइमेटिक सिचुएशंस क्या है, एक डिटेल अध्ययन करके हमें कोई क्षेत्र के लिए फूड स्टैंडर्ड या फूड स्टैंडर्ड तय करना चाहिए। तब जाके हम हमारी हेल्थ को सुनिश्चित कर पाएंगे। फूड ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी और फूड हेल्थ सिक्योरिटी दोनों भी डिबेट करने जैसा विषय है। फूड सिक्योरिटी, फूड हम कहां से भी फूड ग्रेन्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक फूड ग्रेन में जो न्यूट्रिएंट है दूसरे कंट्री में आपने जब एक्सपोर्ट किया, वो देश ने फूड ग्रेन मंगाया, तब वहां फूड कोड बदल जाता है, क्योंकि वहां के नागरिक को कौन से फूड की रिक्वायरमेंट है, वो जो कुल होल ऑफ फूड दिन में लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, और वहां जो आया है फूड ग्रेन उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है। दोस्तों, उससे आपको पता चलता होगा कि विषय को कितना डीपली हमें देखना होगा। बिल्कुल हम आज चल पड़े हैं हेल्थ को ट्रीटमेंट की ओर। आप बीमार हुए, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए सारा प्रावधान होना चाहिए। हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनानी चाहिए, विश्व के हर नागरिक तक हेल्थ एक्सेस हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक बात है, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण विषय है, देश के विश्व के हर नागरिक को न्यूट्रिएंट फूड मिले। न्यूट्रिएंट फूड के साथ साथ फूड सेफ्टी हम कैसे रेगुलेट करें। माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑल्सो, मैं फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हूं। माई सेल्फ इज केमिकल्स मिनिस्टर ऑल्सो, मैं केमिकल्स मिनिस्टर भी हूं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है, एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है। उसके लिए हम क्या करें? मैं मानता हूं कि इसलिए ही ये विषय जब देश के प्रधानमंत्री जी के सामने आया, हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाए, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखे, उसके लिए बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो। पीएम प्रणाम करके हमने एक स्कीम लॉन्च की, सारे देश के हर नागरिक तक, हर किसान तक, हर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्रयास करे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बैलेंस हो, अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उसका व्याप बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है। पीएम प्रणाम योजना के द्वारा जिस राज्य, लोकल बॉडी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो प्रयास करेगी अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, कोमा इनटू इनवाइटेड कोमा, वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को कैसे कम यूज करे। जितना कम यूज करेगा उसके पीछे जो सरकार की सब्सिडी लगती है, आज लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने केमिकल्स फर्टिलाइजर के पीछे खर्च किया है। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट दुनिया के सारे देश अपनी अपनी तरह से किसान को सपोर्ट करता है, लेकिन वो कम केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करके अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित करे। उसके लिए पीएम प्रणाम योजना के द्वारा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज करके सब्सिडी सेविंग करेगा, वो सब्सिडी अल्टरनेट फर्टिलाइजर या तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन की जाएगी। ऐसा प्रयास करके, क्योंकि ये सब सेक्टर ऐसा है, सब विषय ऐसा है, केवल कोई एक गवर्नमेंट प्रयास करेगी, कोई सिंगल कंट्री प्रयास करेगी, समाधान नहीं होगा। समाधान निकालना है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर काम करने वाले लोग हैं।
हमारे अमिताभ कांत जी G20 की शेरपा के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने हमें स्लोगन दिया है वन हेल्थ का, वन वर्ल्ड का। एक दुनिया एक परिवार है और सारी दुनिया की चिंता के साथ हमारी चिंता होती है। केवल हम हमारी ही चिंता कर ले तो समाधान नहीं होगा। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें दुनिया की चिंता के साथ हमारी चिंता होती है। केवल हम सेफ हो जाएंगे, दुनिया सेफ नहीं हो जाएगी। जो हमें दुनिया को सेफ करना है तो हमें भी सेफ होना पड़ेगा, हमें सेफ होना है तो दुनिया को भी सेफ रखनी पड़ेगी। और इसलिए ये धारणा के साथ, ये फिलोसॉफी के साथ हम लोगों ने हमेशा काम किया है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हमने केवल अपनी ही चिंता नहीं की। जो अपनी चिंता की होती तो हम दुनिया के साथ खड़ा नहीं हो पाते। कोविड क्राइसिस में 3 समस्या विश्व के सामने आई। एक फूड ग्रेन की समस्या आई, फूड सिक्योरिटी की। हमने नीडी कंट्री को फूड एक्सपोर्ट किया। उस वक्त समस्या आई मेडिसिन की। दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और प्रधानमंत्री जी को सारी दुनिया की ओर से कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन चाहिए। और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने केवल देश की चिंता नहीं की। मुझे बराबर याद है 23 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा था और 4 अप्रैल 2020 को शाम को प्रधानमंत्री जी का मुझे कॉल आया था और मुझे पूछा था कि देश में मेडिसिन की क्या स्थिति है। तो मैंने एनालिसिस करके प्रधानमंत्री जी को बताया कि देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन है। तब प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था कि जी नहीं, देश की रिक्वायरमेंट को तो पूरी करो ही करो, देश की चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन ये समय है हमें दुनिया को मदद करनी चाहिए। और उस वक्त मोदी जी ने देश के सभी फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग करके कहा कि आप प्रोडक्शन करिए। सभी को लॉकडाउन पास दिया गया। उस वक्त देश में लॉकडाउन की वजह से प्लेन नहीं उठते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद थी, लेकिन डेली 4 से 5 फ्लाइट केवल मेडिसिन लेने के लिए आती थी। 150 कंट्री को उस वक्त हमने मेडिसिन सप्लाई किया। लेकिन ये भी हमारी फिलोसॉफी के तहत, इंडिया के लिए हेल्थ है कभी कॉमर्स नहीं रहा है। इंडिया के लिए हेल्थ है हमेशा सेवा रही है। हमारा स्लोगन सेवा है। और इसलिए उस वक्त हम चाहते, या तो हमारी कंपनी चाहती तो ज्यादा पैसा लेके मेडिसिन सप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2 विशेषता रही। 150 कंट्री में इंडियन कंपनियों ने मेडिसिन सप्लाई की, प्राइस हाइक नहीं किया, प्राइस नहीं बढ़ाई, क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं किया। तब जाके दुनिया कहती है, पोस्ट कोविड में दुनिया कहती है इंडिया एक ऐसी कंट्री है। और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सीधे। नमस्कार साथियों, मॉनसून सत्र में आप सबका स्वागत है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज़्यादा है। और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में
इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं, और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं, और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है, और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना, और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहाँ सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन लाने लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर
मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं। तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप संसद भवन परिसर से ये प्रधानमंत्री का जो मीडिया से संबोधन है वो सुन रहे थे। बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, एक बार फिर उनको हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आइए आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। मणिपुर से सीधी खबर आ रही है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया है मणिपुर को लेकर, पहले उस पर बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर की घटना से पूरा देश अपमानित हुआ है और जो भी गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं है और नारी सम्मान के लिए ललकार जो सरकारें हैं वो प्रतिबद्ध है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि जो नारियों के प्रति सुरक्षा है उसे सुदृढ़ किया जाए और खास तौर पर मणिपुर में जो हुआ है, जो भी गुनहगार हैं जहां भी हैं उन पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा कि वो इस घटना से व्यथित हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा भी है उनमें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी ये घटना हुई है इसका संज्ञान लिया गया है, कड़ा संज्ञान लिया गया है और जहां पर भी ये गुनहगार हैं जिन्होंने भी इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है उसे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए तमाम जो अन्य बातें उन्होंने कही उसके बारे में जानकारी के साथ हम शैलेंद्र मिश्रा जुड़ गए। शैलेंद्र, हम संसद सत्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अब जो बातें कही हैं उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे अहम बयान जो उन्होंने दिया वो ये है कि मणिपुर में जो घटना हुई उससे वो गुस्से में भी है, व्यथित भी हैं और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। एक सशक्त और कड़ा संदेश। शैलेंद्र, बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र पर दोबारा हम जाएंगे। तो राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना होगा और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य से विश्वास दिलाया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा जरूर होगी। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्य में जो कानून व्यवस्था है, खास तौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई, बेटियों से जुड़ी हुई, नारियों से जुड़ी हुई, उसे और मजबूत किया जाए। उन्होंने ये भी माना कि पूरा देश शर्मसार हुआ है जिस तरह की ये जो घृणित
कृत्य है उसे अंजाम दिया गया है और इसलिए जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी है उन्हें उठकर खड़ा होना होगा। खासतौर पर ये जो जिन्होंने गुनाह किया है उन तक ये सशक्त संदेश आना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में इस तरह का कृत्य करके बचेगा नहीं। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना का संज्ञान लिया, कड़ा संदेश कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मणिपुर की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद देश में जो आक्रोश था पूरे देश में, उन्होंने प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि ये जो पूरा आक्रोश है वो 140 करोड़ लोगों का आक्रोश है और इस घटना ने पूरे देश को, हम सबको शर्मसार किया है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि घटना में जो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, किसी भी हालत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने तो देश भर के समस्त मुख्यमंत्रियों से ये अपील की कि इस समय वक्त है देश में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का। उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो मसला राजस्थान का हो, चाहे वो मसला छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो मसला मणिपुर का हो। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्री इस बात की तस्दीक दें कि जो कानून व्यवस्था है उसको प्राथमिकता में रखें और इस तरीके की घटनाओं को भविष्य में किसी भी हालत में वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वो भावुक हैं और क्रोधित भी हैं, क्योंकि हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हम जिस देश में महिलाओं और बेटियों का सम्मान करते हैं उस देश में इस तरीके की घटना घटित होना हम सबके लिए, हम सबको शर्मसार करने वाली है। जी बिल्कुल। ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे अहम बात प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यह भी कही कि तमाम मुख्यमंत्रियों को, खाली मणिपुर की ये बात नहीं है, तमाम मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित है और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक सशक्त संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएं और इस तरह की कोई घटना न हो। हम जानते हैं कि ये संदेश भी स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि कानून सख्त से सख्त काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की घटना पर उन्होंने एक तरह से दुख जताते हुए सख्त संदेश भी दिया है कि इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्त से सख्त काम करेगा। और साथ ही साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वो अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाएं, चाहे वो राजस्थान की घटना हो या फिर मणिपुर की घटना हो, इस तरह की घटना न हो और उस पर ये सुनिश्चित किया जाए। तो बहुत एक तरह से कहें सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब मणिपुर की घटना पर दुख जताया गया है और साथ ही साथ सख्त संदेश दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। हम जानते हैं कि जिस तरह की घटना मणिपुर में सामने आई और उससे पहले हमने देखा कि कुछ घटनाएं राजस्थान में हुई थी, छत्तीसगढ़ में हुई थी, तो तब भी ये सवाल उठा था कि आखिर क्यों एक तरह से देखें कि इस तरह की घटना हुई। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्पष्ट तौर पर सभी राज्यों के सीएम से, मुख्यमंत्रियों से अपील की गई है कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएं जिससे इस तरह की घटना न हो और खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको रोकने का काम किया जाए। और जिन मामलों में जो अपराध हुए हैं, खासतौर पर हम जानते हैं कि मणिपुर की घटना जिस तरह से हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर संदेश बहुत अहम यहाँ पर कही कि हम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जी शैलेंद्र, एक बात उन्होंने बहुत अहम कही कि राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा जो है वो हर सरकार का कर्तव्य है, जिसकी प्रतिबद्धता वो दर्शाती है। इस लिहाज से खास तौर पर अपराधियों में वो खौफ कि कोई भी कृत्य कर वो आसानी से बच नहीं सकते और इसकी सजा उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकाल कर दी जाएगी, ये संदेश प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाना, वो भी मॉनसून सत्र से पहले जब उन्होंने अपना संबोधन दिया, बहुत अहम। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी कोई घटना होती है किसी भी राज्य में, महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है, तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है, बहुत स्पष्ट संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि सभी मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है और इस पर कोई एक तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोग मिलकर ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएं कहीं न हो, किसी भी राज्य में न हो, मणिपुर हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब अगर इस तरह की घटना जो हुई है
उसमें एक दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक संदेश जाए। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि ये एक बहुत सख्त संदेश भी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की जब घटना होती है तो मन दुखी होता है। एक तरह से देखें, देश की जो 140 करोड़ जनता है वो शर्मसार होती है, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में बेटियों और महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध न हो, और इस तरह के जब अपराध होते हैं तब शैलेंद्र हमारे साथ ऋषि भी जुड़े हुए हैं। ऋषि लगातार कि दोषियों को बख्शा न जाए। शैलेंद्र हमारे साथ ऋषि भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरह से लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि कानून व्यवस्था को कितना सुदृढ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और खास तौर पर यह संदेश देना कि जो भी घटना हुई है, खास तौर पर जिस तरह से भयावह जो दृश्य सामने आए, उससे खाली प्रधानमंत्री ही नहीं पूरा देश भी व्यथित है, वो खुद व्यथित हैं। और इस बात की तस्दीक उनका ये बयान करता है कि राजनीतिक दल या फिर हम कह सकते हैं राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस पूरी घटना के बारे में सोचना चाहिए, और खास तौर पर मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक बड़ा संदेश, क्योंकि जो भी हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा इसमें माफ नहीं किया जाएगा गुनहगारों को। हाँ बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था में कानून जो है राज्य का विषय है, और कानून का तस्दीक से पालन हो ये मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है। इस बात को प्रधानमंत्री ने न सिर्फ रेखांकित किया बल्कि कहा कि कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए, और विशेषकर महिलाओं के मसले में, जबकि हम महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की तरक्की के लिए हमारे देश की जो नीतियां हैं, जो प्रतिबद्धता है, वो जग जाहिर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों से ये अपील करना कि वो कानून व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें, और ये बात की जो इस तरीके की घटनाएं हैं, ये घटनाएं दोबारा ना हो। और उन्होंने इस बात को भी तस्दीक दी कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश को पूरी दुनिया में शर्मसार करती हैं, क्योंकि ये हमारी न तो कभी परंपरा और ना ही संस्कृति से मेल खाती हैं इस तरीके की घटनाएं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो पूरे के पूरे इस घटना पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद भारत की जो नीति है बने रही है हमारे साथ। लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है। आइए एक बार फिर सुनते हैं। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और शैलेंद्र और ऋषि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून की शक्ति और सख्ती दोनों दिखानी होगी, और साफ तौर पर अभी जो नई खबर हम सब पढ़ पा रहे हैं वो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ये जो मामला है वो अमानवीय है, और खास तौर पर जिस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है उसको लेकर साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा।
जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि इस तरह के जो अपराध होते हैं वो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाए कि इस तरह के अपराध न हो। और हम जानते हैं कि दरअसल ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए कि दोषियों को बख्शा न जाए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं कि वो कानून व्यवस्था को खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में इतनी मजबूत बनाएं कि इस तरह के अपराध न हो, और अगर इस तरह के अपराध कोई होते हैं तो दोषियों को बख्शा न जाए, कानून सख्त से सख्त काम करे। बहुत स्पष्ट संदेश, बहुत स्पष्ट एक तरह से आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर में जो घटना हुई है उससे वो पीड़ा से भरे हुए हैं, और इस तरह की जब कोई घटना होती है तब एक तरह से देखें कि सभ्य समाज के लिए ये बिल्कुल ही शर्म करने वाली बात है, और एक तरह से देखें कि सभी की एक जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटना न हो। और हम जानते हैं कि जब इतना सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि कई राज्यों ने इस पर काम किया है कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, राज्यों में सुधार भी हुए हैं, लेकिन हमें उस स्तर तक जाना होगा जिस स्तर पर कोई भी एक ऐसी घटना न हो, कोई भी एक ऐसा दृश्य न आए जिस पर हम एक तरह से ये कह सकें या कोई कह सके कि वहां पर कानून व्यवस्था कमजोर थी या फिर कानून व्यवस्था उतने स्तर तक मजबूत नहीं थी कि वो घटना हो पाई। तो निश्चित तौर पर सभी को मिलकर काम करना होगा, और खासतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि महिलाओं से जुड़े अपराध रोकने के लिए वो कानून व्यवस्था को इस स्तर तक मजबूत बनाएं कि ऐसी कोई घटना ना हो सके। और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि घटना के लिए कोई भी हो, कितने भी लोग हों, ये अलग बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटना न हो। तो निश्चित तौर पर बहुत सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जब आप बने रहिएगा, ऋषि के पास भी चलेंगे। ऋषि, लगातार हम सख्ती और शक्ति की बात कर रहे हैं कानून की, और लगातार हमने ये देखा भी है कि सरकार की प्रतिबद्धता, चाहे कोई किसी रसूख से जुड़ा हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो या फिर कोई बहुत बड़ा मामला हो, लेकिन जब कुठाराघात करना होता है, अगर किसी तरह जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जाता है तो सरकार पीछे नहीं हटती। ऐसे में केंद्र का राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बैठाना कितना अहम हो जाता है इस तरह के मामलों में, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को एक कदम आगे चलकर अब सोचना होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए आचल, जहां तक डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी एक तरफ से जहां स्वतंत्रता देती है, वहीं दूसरी ओर जो रूल ऑफ लॉ है उसके जरिए देश में नियमों को और कानून को कड़ाई से पालन करने की तस्दीक भी हमें शक्ति देती है। और इसके लिए जो हमारी व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के पास असीमित अधिकार होते हैं, और इन्हीं अधिकारों के तहत प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज ये आह्वान किया है मुख्यमंत्रियों के साथ, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस मामले में कोई न कोई रिपोर्ट मांगी जरूर जाएगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय गृह मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम कानून व्यवस्था का देश भर में जो व्यवस्था है उसमें उस पर उनकी बारीकी नजर रहती है, और ये मसला उन्हीं के तहत आता है। तो इसके माध्यम से जरूर एक कोऑर्डिनेशन रहता है देश भर में, क्योंकि जो कानून बनते हैं वो संसद के जरिए बनते हैं, और जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, इस क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के तहत जो व्यवस्थाएं हमारे संसद ने बनाई हैं उसमें राज्यों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। वहीं केंद्र के पास ये अधिकार होता है कि वो कानून व्यवस्था का जो मसला है उसमें राज्यों से रिपोर्ट मांगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो राज्यपाल की रिपोर्ट होती है, जो वहां के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर वो आगे की जो प्रतिक्रिया है वो देता है। और इस मामले में देखना होगा कि किस तरीके से अब मामले को आगे बढ़ता हुआ हम देखेंगे। जबकि आपने जैसे कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस घटना पर अपनी अभिव्यक्ति दी है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये मसला सामान्य मसला नहीं कहा जा सकता। देश के प्रधानमंत्री, देश का सुप्रीम कोर्ट और अब पूरी की पूरी व्यवस्था, हमें रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश हर हालत में करना है,
और प्रधानमंत्री ने बहुत ये अहम बात कहा आप है कह कि- रहे हैं ऋषि की रूल ऑफ लॉ यानी उसको स्टैब्लिश करने की बात। आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री ने तो इसके बारे में कहा ही, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी उसे स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी है। इस पर बात करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बताएं कि मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र करने का जो मामला है उसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और सरकार से कार्रवाई करने के लिए कहा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का यह निर्देश है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करे और इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया। इस पर बात करने के लिए विकास सारथी जुड़े हैं। तो विकास, जहां हमने देखा कि प्रधानमंत्री इस घटना से व्यथित हैं, गुस्से में और साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्रियों को संदेश देकर यह कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का। बिल्कुल आंचल, उस वीडियो को लेकर के सभी जिस तरह से निंदा कर रहे हैं और विचलित करने वाला वीडियो है, उस पर CGI ने भी आज जब वो मामले मेंशनिंग सुनते हैं, जब अर्जेंट मामलों की मेंशनिंग सुनते हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो वीडियो कल से चल रहा है वो बहुत ही विचलित करने वाला है और ये सबसे गिरी हुई हरकत हो सकता है किसी के साथ जो होती है और संवैधानिक किसी हर एक नागरिक के संवैधानिक अधिकार है, ये उनका ग्रॉस वायलेशन है इस तरह की घटनाएं। और कोर्ट ने कहा कि हमने ये देखा है कि जब भी कम्युनल वायलेंस होते हैं, कम्युनल हिंसा होती है, उस वक्त महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या कार्रवाई की गई है इसमें, अब तक मई का वीडियो है, अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है और राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि कितनी कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी दी जाए और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कोर्ट ने कहा कि हम हस्तक्षेप करेंगे। तो अगर कोर्ट अगली सुनवाई पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कोर्ट का रवैया होता है वो तो देखना होगा, लेकिन आज कोर्ट की भी टिप्पणी लगभग वही थी जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बहुत ही विचलित करने वाली और शर्मसार करने वाली घटना है। यही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी। विकास, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार से जवाब मांगा है, ऐसे में जवाब की तैयारी किस रूप में की जाएगी? देखिए, उस वीडियो के बाद मणिपुर पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, वक्तव्य जारी किया है कि घटना कब की थी, उसके पीछे कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही थी। 2 लोगों को गिरफ्तार करने की भी बात आ रही है। मणिपुर पुलिस का ये कहना है कि 2 मुख्य आरोपी जो हैं इस मामले के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी तक की, क्योंकि लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उस वीडियो को देखें सिर्फ 2 ही लोग नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन करके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या कौन कौन से लोग एब्सकॉन्डिंग है, इसको लेकर के रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी राज्य सरकार को। मुख्यतः ये मणिपुर राज्य और मणिपुर पुलिस का काम है ये बताना कि क्या क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र जहां तक बात है वो ये जानकारी देगा कि कितना डिप्लॉयमेंट किया गया, किस तरह से रोकने की कोशिश की गई हिंसा को, और केंद्र की तरफ से जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की बात हो या राज्य ने जो भी मदद मांगी उसको लेकर के जानकारी दिए जाने की होगी। चलिए विकास, आप आगे भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर जो हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने तो लिया ही, लेकिन आज मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि इस घटना में जो मुख्य गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस पर बात करने के लिए लगातार हमारे साथ कई संवाददाता जुड़े हैं, लेकिन उनसे हम बात करेंगे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ 10 में कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और मणिपुर के मुद्दे पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार हम जिस तरह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं उसमें एक बात बहुत साफ और सशक्त रूप से सामने आती है कि
जो भी घटनाक्रम हुआ जिसमें लगातार कई सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई पर भी उठे हैं और साफ तौर पर राज्य की सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है उस पर भी उठे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेते हुए ये बात कही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह से, हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री कई बार जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक करते हैं, किस तरह से वहां पर कामकाज किया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। लेकिन क्या अब कैसी व्यवस्था को बनाने की तैयारी की जाएगी जो प्रधानमंत्री का ये संदेश है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, उसका रोड मैप किस तरह से तैयार किया जा सकता है? जी देखिए, इस घटना के बाद जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो व्यथित हैं और राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कि कानून व्यवस्था मजबूत हो और ज़्यादा मजबूत हो, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध न हो। हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है या फिर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है, जैसे ही यह बात संज्ञान में आती है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करने की जरूरत है, खासतौर पर सभी राजनीतिक दलों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि किसी एक राज्य में कोई घटना हो, उसको राजनीति के लिहाज से न देखकर इस तरह की घटना में एक तरह का रुख सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को अपनाना चाहिए। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, दोषियों को बख्शा न जाए। राज्य चाहे बीजेपी शासित हो, राज्य चाहे विपक्ष शासित हो, राज्यवार कोई घटना हो और चुप्पी साधी जाए, किसी दूसरे राज्य में कोई घटना हो उस पर मुखर होकर बोला जाए, इस तरह की राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात हमें जानते हैं कि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब हमने देखा था कि तमाम दलों की तरफ से कहा गया था कि मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा होनी चाहिए संसद में। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति नियम तय करें, चर्चा होनी भी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब उनसे भी मीडिया ने पूछा, उन्होंने भी कहा कि चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर जब कोई घटना होती है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो या फिर किसी राज्य के हालात की बात हो, तब सभी राजनीतिक दलों को एक तरह से देखे, उस पर स्वस्थ बहस करके एक संदेश देना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए सभ्य समाज में शैलेंद्र, बहुत अहम आप जानकारी दें, लेकिन एक अहम जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा करें, अपने दर्शकों से साझा करने चाहेंगे हम अहम जानकारी की। मणिपुर के सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पहली गिरफ्तारी मणिपुर के इस मामले में हुई है, तो ये एक सकारात्मक पहल हम मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब मीडिया को संबोधित किया तो कहा कि जो भी गुनहगार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए कि मणिपुर के सीएम ने भी घटना की निंदा की है और वीडियो सामने आने के तुरंत बाद लगातार ये भी कहा गया है कि एक जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो सुनवाई है वो शुक्रवार के लिए रखी गई है और मणिपुर पुलिस की हरकत जो है वो हरकत में आई है और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की गई है। इसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि ट्वीट कर जानकारी दी गई है मणिपुर के सीएम द्वारा और फिलहाल गहन जांच चल रही है। और एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो ये कह रहे हैं कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। बड़ी खबर, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का यह कहना है। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर हम शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश और साफ तौर पर जिस तरह से अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली गिरफ्तारी हुई है और मृत्युदंड का भी जो है इस प्रावधान पर भी विचार किया जाएगा, जिस तरह का घिनौना कृत्य अंजाम दिया है इन लोगों ने। आंचल, उसी निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बयान है मणिपुर के मुख्यमंत्री का भी कि मृत्युदंड की तक के जो सजा पर विचार किया जाएगा, क्योंकि ये जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को
सजा जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 78 डेज के बाद आज काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रिंजेंटली बहुत एक्शन के बारे में बात किया है। इसमें आपका जिस तरह का रेस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आने वाला और CJI के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंडेम्पशन जो हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हर एक जो आदमी मतलब जो दुनिया में है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, इसको कंडेम करेंगे। कंडेम करना है, इसको कंडेम करना है। चलिए ठीक है। मैक्सिमम पनिशमेंट लाइक कैपिटल पनिशमेंट। ये बता दीजिए कि आपका एक्शन क्या रहेगा तो वो मतलब 2 औरतें को इस तरह का मतलब अत्याचार जो किया था? देखो, कल the recent incident that took place where you see the viral video come off of 2 ladies who has been abducted and been paraded, stripped their dresses and has been molested in the front of the public, where a mob was involved in that. How is your reaction to that? I'm really very shocked when I saw the video yesterday, and after seeing the video, I immediately inquired about the incident. This incident, as per report available to me, was happened on May 4th. Just immediately, this crisis was happened on 3rd, and the next day it was happened. But this video leaked only after 40 video. I asked to have mass combing operation whoever claimed to see the video's authenticity, and yesterday night itself, in the around 1:30 a.m., we have arrested one man culprit who are involved in this heinous crime. And the state government will make effort to get the culprit. आप सुन रहे थे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को। बहुत अहम बातें उन्होंने कही है, ब्रेकिंग है हमारे लिए, कि उन्होंने घटना की निंदा की और साफ तौर पर कहा कि जो गुनहगार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मास ऑपरेशन चलाया जाएगा, जहां भी थोड़ा सा भी ये संदिग्धता नजर आएगी, संलिप्तता पता लगेगी, वहां पर उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि पहली गिरफ्तारी आज सुबह ही हुई है। तो जिस तरह से कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने भी आज मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिया कि राज्यों के मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि नारी का सम्मान, बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई। सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया। यहाँ तक कि कैपिटल पनिशमेंट का भी जिक्र उन्होंने किया कि वो तक किया जाएगा ताकि जो भी ये घटना हुई है, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी गुनहगार इस अमानवीय कृत्य में शामिल हैं, जिन्होंने ये जघन्य रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसको माना है और जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, तो मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। उससे भी कोताही नहीं की जाएगी, जिसका जिक्र एन बीरेन्द्र सिंह कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि मास ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वीडियो के जरिए अगर हम समझने की कोशिश करें, अपने दर्शकों को बताएं कि बहुत सारे लोग उसमें नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो वीडियो है, तो साफ तौर पर अब दबिश कर पुलिस किस तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब मणिपुर की कानून व्यवस्था को किस तरह से एन बीरेन्द्र सिंह सुनिश्चित करेंगे, खासतौर पर इस मामले में ये भी देखना होगा। पहली गिरफ्तारी हालांकि आज सुबह ही हुई और इसका जिक्र जब हमने सुबह भी एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि मेरी बात एन बीरेन्द्र सिंह से हुई है फोन पर और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी। तो पहली गिरफ्तारी आज सुबह हुई है, जिसमें साफ तौर पर एन बीरेन्द्र सिंह का यह मानना है कि जो अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर उनकी धरपकड़ भी तेज की जाएगी, उन पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। जो भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं अपराधियों के, उन्हें पस्त करने के लिए कानून का खौफ दिखाना बेहद जरूरी है। इसलिए सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि घटना 4 मई की है, इसलिए पुलिस को उन तमाम इलाकों में जहां पर ये घटना का वीडियो सामने आया है वहां पर दबिश चल रही है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि
जरा सा भी अगर ये लगता है कि संदिग्ध है या फिर इसकी संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं आशंकित है, उसकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए। और ये त्वरित कार्रवाई जो है ये इस बात का संकेत देती है, इस बात की तरफ तस्दीक करती है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले किया कि बेटियों का सम्मान, नारियों का सम्मान, उनका आत्मविश्वास, उनकी आत्मरक्षा सबसे अहम सर्वोपरि है। उससे ऊपर राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए राजनीति को परे रखकर जिस तरह का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और एन बीरेंद्र सिंह भी कर रहे थे कि इस घटना की चौतरफा निंदा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं और अगर वहां पर हमारी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन इस मामले में जहां पर बेटियों की बात है, महिलाओं के सम्मान का जिक्र है, नारियों के सम्मान का जिक्र है, सभी को मिलकर खड़ा होना होगा। और जिस तरह से स्वतः संज्ञान अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, आप देखिए कि अगली सुनवाई जो है वो शुक्रवार को होनी है और ये भी कहा गया सीजीआई द्वारा कि क्या कदम उठाए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, इसके लिए रिपोर्ट तलब की गई है सीजीआई द्वारा। और उन्होंने भी प्रधानमंत्री से स्वर में स्वर मिलाकर ये कहा कि वो भी इस घटना से व्यथित हैं। तो प्रधानमंत्री की दो टूक कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधियों को कड़े से कड़ी सजा होगी। ये कुठाराघात होगा उन पर जो समझते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी करने के बाद वो बचकर निकल जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का एक कड़ा संदेश इस मंच के माध्यम से उन तक है कि उन्हें बख्शा किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। पहली गिरफ्तारी हुई है तो ये इस बात की तस्दीक करती है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि एक कदम आगे करके हमें सोचना होगा जहां महिलाओं की बात है, बेटियों की बात है, नारियों की बात है। तो एक बार हम आपको फिर से सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है मणिपुर की इस पूरी घटना पर। तंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए मंदिर के पास खड़ा हूं, तब इससे बड़ा उत्तम अवसर मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो माफी नहीं मिलेगी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री की दो टूक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी और जिन्होंने भी जहां पर भी इस घटना को अंजाम दिया, इस जघन्य कृत्य को, अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मौत की जो सजा है उस पर भी विचार होना चाहिए। पहली गिरफ्तारी हुई है, जहां भी संदिग्ध लोग देखे जाएंगे जो कि इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होने की, जिनकी संलिप्तता हम मान सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो दो टूक अब एन बीरेंद्र सिंह की भी कि बख्शा नहीं जाएगा गुनहगारों को। निश्चित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अधिकतम सजा है, जो एक तरह से कड़ी से कड़ी सजा है, यानी फांसी तक की सजा पर विचार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो बुरी घटना है, आंचल, आप देखें जिस तरह से वीडियो सामने आया
जघन्यतम अपराध की एक तरह से देखें श्रेणी में इसे प्राथमिक तौर पर देखें तो रखा जा सकता है। और तभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी तक की सजा दी जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से। एक तरह से जो पैरवी होती है, जो तमाम तथ्य सामने रखे जाते हैं अदालत के सामने, तो निश्चित तौर पर ये प्रयास होगा। सबसे पहला प्रयास ये हम देख रहे हैं, उस तरफ कदम आगे बढ़ाया जा रहा है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, क्योंकि एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है और उसमें जो मुख्य तौर पर जो लोग शामिल दिखाई दे रहे हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो, उन सब की तलाश की जाए। और उस तरफ इशारा किया है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कि उनकी तलाश की जा रही है, उन्हें उनका पता लगाया जा रहा है, पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है, चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इस घटना में शामिल थे। और अब जैसा कि हम अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर ये संदेश दे दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो कानून व्यवस्था को इस स्तर तक मजबूत करें कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो अपराध न हो, और अपराध अगर होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित किया जाए। तो अपराध पर लगाम लगाना तो सुनिश्चित करना है ही। बढ़ता हुआ मणिपुर में देख रहे हैं, बिल्कुल अपराध पर लगाम लगाना तो सुनिश्चित करना ही, साथ ही शैलेंद्र ये खौफ पैदा करना कानून के प्रति कि अगर किसी ने भी इस तरह की बदसलूकी या हम कह सकते हैं इस जघन्य अपराध को, या हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो ये वहशीपन जो भीड़ ने दिखाया उसे अंजाम दिया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। समय मेरे पास कम है, आपसे आगे गौरव जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पहली गिरफ्तारी मणिपुर के इस मामले में की गई है और जो बाकी दोषी भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये मणिपुर के सीएम का तो कहना ही। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मणिपुर की इस घटना को अंजाम देने वाले जहाँ कहीं भी हैं उन्हें उनकी धरपकड़ तेज की जाएगी और उन पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। न्यूज़ 18 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।